नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा नैयठावत और मैं हूं डिम्पी कालरा। कल की तूफानी तेजी, कल का एक शानदार बढ़त के बाद, ऐतिहासिक बढ़त के बाद आज बाजार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तूफान के बाद की शांति है। लेकिन ये तूफान के बाद की शांति में आज वायदा की एक्सपायरी भी है और ये वायदा की एक्सपायरी नए रिकॉर्ड स्तरों पर रही है। यानी कि बाजार ने नया रिकॉर्ड इसी सीरीज में बनाया। अब 4 बड़े ट्रिगर्स जो आज मार्केट में कामकाज दिखाएंगे, अपना असर छोड़ेंगे। उसमें पहला तो होगा इस वायदा की एक्सपायरी का। क्या आज सौदे कटने के लिए हैं, ज्यादा रोल होंगे, खासकर बैंकिंग में सिचुएशन क्या रहने वाले, दिन भर की सौदे आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये आज का हमारा फोकस रहेगा। हम दिन भर आपको बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी रखेंगे। इसके अलावा पीएसयूज बैंक में आज फिर से फोकस में रहने वाले हैं। आज उनमें मुनाफा वसूली तो नहीं आएगी। अभी तक का एनालिसिस ये कह रहा है कि ज्यादा तेज मुनाफा वसूली नहीं आनी चाहिए। एचयूएल और येस बैंक पे भी नंबर्स पर नजर रहेगी। एक नंबर आ गया, एक के नंबर आज आने हैं। एचयूएल के नंबर बेहतर रहे हैं तो आज इसका थोड़ा भरोसा आज बाजार पर भी दिखेगा। रिलायंस निप्पॉन कल एक ही मिनट में सब्सक्राइब हो गया पूरा, तो आज इसके आईपीओ का दूसरा दिन है। ये ऐसा ट्रिगर होगा जो कि प्राइमरी मार्केट में एक और हलचल के तौर पर साबित हुआ। तो आज 4 बड़े ट्रिगर के साथ बाजार कामकाज करता हुआ दिखेगा। तो एक बार जरा देख लें एसजीएक्स निफ्टी इस समय कैसे ट्रेड कर रहा है। अभी 25 अंकों की गिरावट है सिर्फ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी तेज गिरावट के, इतनी बढ़त के बाद एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा तेज प्रॉफिट बुकिंग के मोड में नहीं है। एक और बात भी है कि 10,200 अहम ट्रिगर है मार्केट्स के लिए, ये नहीं टूटना चाहिए। ये पहले रेजिस्टेंस था, अब अनीशा ये बेस बन चुका है। हाँ, कल तो डिम्पी 10,250 के भी ज्यादा नीचे मार्केट ने ज्यादा टाइम नहीं बताया, पर आज जो हमें ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं वो थोड़े से मिक्स है। सिंगापुर निफ्टी में थोड़ा हम लाल निशान देख रहे हैं, पर एशिया बाजार स्टेडी है, बहुत बढ़त नहीं है। पर ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कल जो हैंडओवर वॉल स्ट्रीट से मिला था वो काफी वीक था। हमने ट्रिपल डिजिट लॉस देखा डाउ जोन्स में, और इसके बावजूद एशिया में अभी हम कोई ज्यादा गिरावट नहीं देख रहे हैं। थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ा है। नॉर्थ कोरिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक चिट्ठी भेजी है कि देखिए अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ये जो यूएस नेवल एक्सरसाइज कर रही है ये ठीक नहीं है। इसके बावजूद अभी हम देख रहे हैं कि एशिया स्टेडी है। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा सा ओपनिंग में गिरावट आए, उसके बाद हो सकता है कि हम स्टेडी हो जाए। अर्निंग्स पे नजर रहेगी और कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छी अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव ट्रिगर दे सकते हैं। और क्या है जरूरी आउटलुक में आज की ट्रेड सेटअप में? देखिए यूएस में जैसे आप अर्निंग्स का वाला पॉइंट बता रहे थे ना, यहाँ पे भी अर्निंग्स ही ज्यादा फोकस में है, क्योंकि आज वादा की एक्सपायरी है तो इसलिए कल तूफानी तेजी थी। आज वादा की एक्सपायरी है तो इस वजह से मार्केट आज हो सकता है अपने आपको एडजस्ट करने वाला ज्यादा दिखे। आपको एडजस्टमेंट आज मार्केट में ज्यादा दिखेगी, तो इसलिए आज इसको सीमित दायरे का बाजार भी बोला जा सकता है। लेकिन ये सीमित दायरा भी 100 पॉइंट का है कम से कम निफ्टी का। आप इस पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है? रेजिस्टेंस अब है ही नहीं, क्योंकि नया हाई बन गया है। अब रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट का सपोर्ट होना चाहिए। मार्केट का 10,200 का सपोर्ट है। ये कल भी नहीं टूटा था, आज भी शायद नहीं टूटेगा। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखिए, निफ्टी बैंक का, इसमें भी आप देखेंगे 24,500 अब एक अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल हम 25,000 के ऊपर क्लोज करके गए थे, तो थोड़ी बहुत अगर मुनाफा वसूली आ भी जाए, वैसे सरकारी बैंकों में बड़ी मुनाफा वसूली, आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, बड़ी मुनाफा वसूली, छोटी मुनाफा वसूली, तो छोटी मुनाफा वसूली हो सकती है, बड़ी मुनाफा वसूली नहीं होगी कल के बड़े लेवल्स के बाद। तो इसलिए इसकी उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट 24,500 का है, ये बहुत अहम है। आज के सेक्टर्स देखिए, सरकारी बैंक, इंफ्रा, कमोडिटीज, इस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एचयूएल के नतीजों का असर दिखेगा। येस बैंक के नंबर्स बाजार के चलते ही आ जाएंगे, तो इन दोनों नंबर्स का भी इंपैक्ट आपको आज मार्केट के अंदर कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ही स्पेसिफिक आज कुछ एफ&ओ के शेयरों में हलचल के अलावा बाजार में कुछ ज्यादा उथल पुथल की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। अब हम अपने गेस्ट को भी वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक महाजन और ब्रजेश सिंह अभी जुड़ गए हैं। नमस्कार आप दोनों को। ब्रजेश, अब बताइए आप क्या करेंगे? आज एक्सपायरी है, कौन से स्टॉक्स पर नजर रहेगी? अगर कोई कैश पिक्स हैं आपके तो हमें बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अनीशा जी और डिम्पी जी। जैसे कल का जो सत्र था वो पीएसयू बैंक के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐतिहासिक दिवस आप कह सकते हैं, उस हिसाब से था। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से पीएसयू बैंक इंडेक्स में जो भी शेयर लिस्टेड थे, ऑन एन एवरेज वो 20% 22% के आसपास कल के सत्र में उछाल देखा गया है।
तो बैंकिंग एक PSU बैंक में डेफिनेटली एक बार फिर दाव लगा सकते हैं, जिन्होंने रैली मिस करी है ये सोच के कि ये बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। सिंडिकेट बैंक चार्ट पे अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 85 के आसपास में। ठीक है, एक सिंडिकेट चार्ट पे भी बेहतर लग रहा है। मेरे को आप टारगेट बता देंगे सिंडिकेट कहां तक जाएगा? See, I'll give you a short-term investment call, डिम्पी जी। अगर ये 78 के ऊपर सस्टेन करता है तो एनी डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस। 95 वुड बी द फर्स्ट टारगेट, फॉलोड बाय 110। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है, 176 के आसपास में बंद हुआ है। एनीथिंग अबव 160, कोई भी डिप अगर आता है तो 160 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार बाइंग करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट 195 से 200 का दिख रहा है। और दूसरा ओरिएंटल बैंक 135 138 का सपोर्ट है, तो एनी डिप कैन बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस। 157 158 जो एक पहला हर्डल है उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो 185 भी जा सकता है। देखिए, कल की तेजी का इंपैक्ट इतना था कि आज भी एनालिस्ट सबसे पहले कॉल ही बैंकिंग के दे रहे हैं। और आप तीनों बैंक शेयर देखिए, ओबीसी कल ऐसा नहीं था कि चले नहीं है तो इसलिए आज शायद एनालिस्ट चुन रहे हैं, कल ये भी 25-25 30% शेयर चले हैं। लेकिन कल का मूवमेंट कन्विक्शन बदलने वाला था, इसलिए आज एनालिस्ट का व्यू अभी भी आपको देखे, टेक्निकल एनालिस्ट तो इस पर बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और आज भी तेजी खेल रहे हैं। विवेक महाजन मेरे साथ है। विवेक, कल के बैंकिंग के मूव के बाद आपकी सोच बदल गई है अब सरकारी बैंकों को लेकर? अब ये पहले जो पीछे छूट जाते थे अब ऐसा तो नहीं होगा यही लीडर बन जाए आने वाले दिनों में? सोच बिल्कुल नहीं बदली है। एक्चुअली आवर स्टैंड इज के दिस रैली इन PSU बैंकिंग इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियो में ये PSU बैंकिंग स्टॉक्स पड़े हुए थे एंड दे वर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। वी बिलीव द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी मिनिमल। यस, इट वाज ए नीडेड एक्शन which has come as a blessing in disguise for the PSU banking sector in general. But 2 lakh crore firstly is totally inadequate. Moreover, it is going to be deployed over next 2 years time, which is totally inadequate looking at the sort of NPA PSU banks are having at this point of time. ठीक है। So 2 साल के सत्र में इसको इन्वेस्ट करना मतलब you are talking about something like 10,000 crore per month, which is totally inadequate. Yesterday private sector bank took a big fall on expectation investor expectation this is going to put a pressure on NIM and the competition is going to increase multifold. We are saying that this is a golden opportunity for investors to buy into private sector banks which have seen a sharp correction yesterday. Top of the mind will be RBL, which came out with numbers yesterday. 65% growth in profit, but like 40% growth or thereabout. हमें लगता है 40% CAGR over next 2 years is very much in the realms of possibility. Other than that, we saw HDFC Bank and IndusInd Bank also falling in sympathy with the other private sector bank. Good buying opportunity into these stocks. In NBFC space, Edelweiss remains top of the mind. The stock corrected 8% yesterday. हमें लगता है कि स्टॉक शुड डिलीवर 30-35% ओवर नेक्स्ट 2 years CAGR. PSU banks, we are advising our clients to take this opportunity to exit. It is not going to alter their position significantly. ये बेहतर चीज भी है ना कि आप सरकारी बैंकों में अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो विवेक तो यही राय दे रहे हैं कि आप बुक करके बैंकों में ही रहिए, वापस आ जाइए सरकारी वैसे निजी बैंकों की तरफ। HDFC है, RBL है, एडलवाइस बता रहे हैं NBFCs की तरफ से। कल वो टूटे थे कल क्योंकि सरकारी बैंक चल रहे थे, आजकल बिजनेस शिफ्ट हो गया। आपके पास जो डेटा है डिलीवरी वॉल्यूम्स पर, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अपना प्रीमियम रीअलाइन हो रहा है। जो ये निजी बैंक थे जिनमें काफी प्रीमियम था क्योंकि वो माना जाता अच्छे बैंक है, अब वो थोड़ा घट रहा है। कोई भी सरकारी बैंक में 25% से कम का डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है, किसी भी सरकारी बैंक में। उसकी वजह यह है कि डिलीवरी वॉल्यूम के अंदर आपका इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम भी काउंट होता है, आपका रिटेल वॉल्यूम भी काउंट होता है। ये भले ही बैंक आपके चले हैं या इससे पहले नहीं चल रहे थे, लेकिन जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पर कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशंस रखनी पड़ती हैं, वो डिलीवरी वॉल्यूम के अंदर हर दिन आपको दिखती है। जो चेंज है वो आपके पास आता रहता है, लेकिन किसी भी शेयर्स में 25% से कम का डिलीवरी वॉल्यूम कैश में
तो कम से कम नहीं था किसी भी सरकारी बैंकों के अंदर। और जो निजी बैंक थे वहां भी ब्लॉक, निजी बैंकों में नो डाउट उनमें अलग अलग था। जैसे इंडसइंड बैंक में हमको डिलीवरी वॉल्यूम 50% से ज्यादा दिखता है, यस बैंक में हमेशा 50% से ज्यादा रहता है, HDFC 70% तक डिलीवरी वॉल्यूम रखता है। लेकिन सरकारी बैंकों में थोड़ा क्वांटम कम था क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन कम था। जहां पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा आप देखेंगे कि पर डे जो चेंज है डिलीवरी का वो आपको उन्हीं में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कल इनमें ज्यादा हुआ है। तो कल का बेस आज जो हमको दिख रहा है वो सिर्फ 10-5% का ही बढ़ोतरी आई है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन फिर भी 25% से ज्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादातर सरकारी बैंकों में कैश सेगमेंट में हमने बनते हुए देखा। वैसे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप ADR देखें, ICICI बैंक का ADR 5% ऊपर बंद हुआ, HDFC बैंक का ADR 5% नीचे बंद हुआ। चलिए अब कुछ समय हो गया है कुछ ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। हमारे साथ संदीप मौजूद है। संदीप बताइए कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स है आज के लिए? देखिए आज जो व्यू आ रहे हैं ना एनालिस्ट की ओर से वो दरअसल खरीदारी के ही आ रहे हैं। जो सारी कॉल्स है वो खरीदारी की हैं। पहले चॉइस ब्रोकिंग की राय आपको बता देते हैं। IRB इंफ्रा कल स्मार्ट मूवर था, 5-6% के आसपास ही गेंस थे। इनफैक्ट जो 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे कैबिनेट की ओर से, उसका इम्पैक्ट दिख रहा था। हो सकता है कि जो गेंस है वो आज भी जारी रहे, ऐसा चॉइस ब्रोकिंग का मानना है। 220 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 235 ये ऊपर की ओर जो टारगेट है वो सुझाए जा रहे हैं। इसके अलावा कल GSFC ये भी स्टॉक एक्टिव था। कल 150 रुपये का जो लेवल है वो भी इस काउंटर ने पार किया। आज हो सकता है 160 तक के जो मूव है ऊपर की और स्टॉक में देखने को मिले। 148 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रिज्म सीमेंट कल का इनफैक्ट जी बिजनेस का भी टुडे स्ट्रेट था, कल इसमें भी 3-3.5% के आसपास का अप मूव आया था। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि जो मूव है शायद आज भी सस्टेन करता हुआ दिखे। और आज जो लेवल सुझाए जा रहे हैं ऊपर की और टारगेट के तौर पे वो है 120 रुपये के। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है 112 रुपये के आसपास का इंटरडे बेसिस पे। कल कुछ सरकारी स्टॉक्स भी चल रहे थे। देखिए PSU बैंक से चल ही रहे थे, लेकिन कुछ जो PSU नेम्स हैं उनमें कारोबार खत्म होते होते हमने देखा था काफी अच्छा मूव बना था। NFL उनमें से एक था। आज यहाँ पे हो सकता है कि 70 रुपये तक की जो चाल है वो देखने को मिले। 62 रुपये के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस सकते हैं। 2 कॉल जो आज के लिए हैं वो एक पुल बैक के ट्रेड बताए जा रहे हैं। देखिए येस बैंक और इंडसइंड बैंक ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि कल काफी ज्यादा पिटते हुए दिखे थे, लेकिन जगदीश ठक्कर मानते हैं कि एक कॉन्ट्रा कॉल या तो फिर पुल बैक के तौर पे आज इनमें आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। येस बैंक में आज के लिए जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो 340 रुपये हैं। जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 315 रुपये का है। इंडसइंड बैंक कल की कमजोरी के बाद आज हो सकता है कि रिवर्सल देखने को मिले, ऐसा जगदीश ठक्कर मानते हैं। टारगेट रखिए आप 1650 रुपये का, 1585 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, ये कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। आज एक्सपायरी है और दिन पे 5 दिन पहले तक सब कहते कि रेंज बाउंड 10,000 10,200। अब एक दिन में सब कुछ बदल गया है। अब हमारा पोल क्या कह रहा है, एक्सपायरी कहां तक हो सकती है? देखिए पोल तो हमने इस कल की बढ़त से पहले ही उतार दिया था और जो डाटा एनालिसिस था उससे ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा था कि बैंक में इतनी तेजी आएगी, लेकिन इतना पता लग रहा था कि बैंक बाजार टूटेगा नहीं। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसी ब्रैकेट में आके रुक रहे थे कि 10,200 को होल्ड करेगा और न केवल होल्ड करेगा, हो सकता है 100 पॉइंट और जोड़ ले। इसलिए 45% की ब्रैकेट यही कह रही थी कि 10,200 से लेके 290 तक हम चले जाएंगे। आज भी आप देखिए कल भी बाजार चला लेकिन इस ब्रैकेट से पार नहीं हुआ। आज भी आप देखें इसी रेंज में शायद एक्सपायरी हमको कटती हुई दिख सकती है। इसलिए पोल बिल्कुल सटीक बैठ रहा है और 30% वाली ब्रैकेट में भी आ जाए तो 100-150 पॉइंट का टोटल स्विंग आपको यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, जो अभी आपके सामने पोल है। तो पोल कल के मूवमेंट से पहले है लेकिन अभी बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब नंबर्स की बात भी है। नंबर्स बाजार पे असर छोड़ ही रहे हैं। HUL के नंबर्स आए, कल शानदार नंबर्स थे। नंबर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जल्दी से मेरे को बताएं HUL के अंदर कल क्या हुआ, कल नंबर्स में क्या दिखा? शुक्रिया डिम्पी। देखिए कल HUL में सबसे पहले तो जो कंपनी के नंबर्स हैं वही अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। वॉल्यूम एक क्रूशियल फैक्टर होता है जो कि अनुमान के मुताबिक है 4% के आसपास का एक वॉल्यूम का अनुमान था, वही आंकड़ा आया है। मुनाफा 1280 करोड़ है जो कि 16-16.5% बढ़कर आया है YOY बेसिस पर। अपर एंड पे भी अनुमान जो था वो 1200 से नीचे आने का था लेकिन 1200 से ऊपर का आंकड़ा आया है। आय स्लाइटली डिप हुई है लेकिन कंपनी के वॉल्यूम में कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। सेगमेंट वाइज देखें तो हेल्थ केयर में जरूर एक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हेल्थ केयर के जो एबिट मार्जिन है वो इंप्रूव हुए हैं। एबिटा फ्रंट पे भी 19-19% ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के जो बाकी सेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कंपनी का पर्सनल केयर बिजनेस आता है, हेल्थ केयर बिजनेस आता है, वहां से एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है और उसका जो इंपैक्ट है वो कंपनी के मार्जिन पे है। इसलिए 2% करीब मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट है। मुनाफा अनुमान से बेहतर आंकड़ा है अगर जिस्ट की बात करें, और उसके अलावा वॉल्यूम अनुमान के मुताबिक है और एबिटा मार्जिन भी अनुमान से बेहतर है। सब कुछ अनुमान के मुताबिक कर रहा है। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से कह रही है, ये साक्षी बताने के लिए हमारे साथ है। साक्षी बताएं रिपोर्ट से कह रही है HUL पे।
गुड मॉर्निंग डिम्पी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं एचयूएल पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के साथ। बाय रेटिंग उन्होंने दी है एचयूएल पर, लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। पहले 1250 के उनके टारगेट्स थे, अब रिवाइज करके 1400 के टारगेट्स देती है। नतीजों के बाद FY20 तक उनका मानना है कि मार्जिन भी 3.5 से 4% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। और GST के बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए शिफ्ट हुआ है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट एचयूएल को मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। मोतीलाल ओसवाल ने जो रिपोर्ट निकाली है वो भी सिमिलर तर्ज पर है, बाय रेटिंग दी है, लक्ष्य 1440 का यहां पर दिया है। उनका मानना है जो ऑपरेशनल ग्रोथ रही है एबिटा फ्रंट पर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिली है और उसका आगे भी फायदा देखने को मिल सकता है आने वाली तिमाहियों पर। और FY20 तक के लिए उनका मानना है जो EPS ग्रोथ है उसमें भी सालाना आधार पर 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक हमने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को भी देखा है, हम ये भी बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि इन्होंने अपना स्टांस जो अंडरवेट का है उसे चेंज नहीं किया है। हालांकि लक्ष्य उन्होंने काफी नीचे के पहले दिए हुए थे 870 के, अब उसे थोड़ा रिवाइज करके 1000 के टारगेट्स एचयूएल पर दिए हैं। ठीक है साक्षी। सुमित, एक्साइड के नंबर्स थोड़े निराशाजनक थे, प्रॉफिट 25% गिर गया, क्यों? कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है क्योंकि प्राइसेस जो बेसिक मेटल के हैं वो चले हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो कॉस्ट है वो एस्केलेट हुई है। आय देखें तो आय फ्रंट पे तो 9-9.5% ग्रोथ देखने को मिली इस तिमाही में, 2400 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय आई है। लेकिन मुनाफे में एक डिप है 30% के आसपास, करीब 25 से 26% की गिरावट है, ये अनुमान से कम आया है। तो ये एक प्रेशर कंपनी के नंबर्स में आता दिखाई पड़ेगा। एबिटा 2%, 2.5% बढ़ा है, लो बेस का एक इंपैक्ट है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वहां पर एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा है, 13-13.5% से गिरकर वो 12.5% आया। तो यहाँ पे कॉस्ट एस्केलेट हुई है जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में दबाव है और वो शायद आज शेयर में दबाव के तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, प्रेशर होगा। अब ब्रजेश मेरे को जरा टेक्निकली जल्दी से बताइएगा कि एक्साइड के अंदर कितना प्रेशर आएगा। अगर ये 200 रुपया होल्ड ऑन कर गया तो एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 220-222 के लिए। ठीक है, 220-222 के लिए एक पुल बैक रैली अगर होल्ड कर गया है, 200 के लेवल को होल्ड कर गया तो पहला टारगेट 200 ही है, नीचे आ सकता है शेयर, करीब 9 रुपए नीचे आ सकता है। PNB हाउसिंग के नंबर कैसे रहे सुमित? PNB हाउसिंग अपने स्पेस में एक अच्छे नंबर्स पोस्ट करके गया है डिम्पी, करीब मुनाफे में 50 से 60% के आसपास की बढ़त दिखाई है, जो कि एक अच्छा फिगर कह सकते हैं। 208 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा इस तिमाही के अंदर आया है। जो NII प्रोविजनिंग की अगर बात की जाए तो NII फ्रंट पे करीब 68% का ग्रोथ है और प्रोविजनिंग के तौर पर अगर बात करें तो प्रोविजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ करीब 4.5% की बढ़त आई है, स्लाइटली बढ़त के तौर पर कह सकते हैं। नंबर्स पॉजिटिव बायस के साथ हैं, खराब नहीं है, पॉजिटिव बायस के साथ नंबर है। अगर बहुत ज्यादा यहां पे इसको आउटलुक के तौर पे देखें तो आउटलुक के तौर पे अच्छा ही आउटलुक दिया है, तो ये नंबर इन टोटल पॉजिटिव साइड पे ही आते दिखाई पड़ेंगे। शेयर में एक पॉजिटिव मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। सुमित, RBL बैंक, छोटा बैंक, अच्छा बैंक, प्राइवेट बैंक, जो RBL बैंक अनीशा जो बाकी लीग है, बाकी लीग के बैंक्स हैं उनसे अच्छा नंबर पोस्ट करके गया है और एक अच्छे नंबर का रिएक्शन भी दिखाएगा। 70% के आसपास कंपनी का जो बैंक का मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। प्रोविजनिंग में एक डिप आई है, उसका एक इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। NII करीब 38% बढ़ा है। ये साफ हो जाता है कि 38% के NII पे 50% का मुनाफा बढ़ना, इसका मतलब मार्जिन सीधे सीधे बैंक के इंप्रूव हो रहे हैं। प्रोविजनिंग घटी है, ये एक और अच्छा फैक्टर है। इन टोटल बाकी अगर PNB हाउसिंग के कंपैरिजन में आप बात करेंगे तो RBL एक ज्यादा बेटर मूव हो सकता है, ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद आप यहां पर लगा सकते हैं, एक अच्छी तेजी आ सकती है। ठीक है, तेजी आ सकती है। विवेक हमको ऑलरेडी पहले भी कह रहे थे कि RBL पे ध्यान रखें, चल सकता है। विवेक ये PNB हाउसिंग और RBL पे तो अपनी राय आप रख ही चुके हैं ऑलरेडी। PNB हाउसिंग और मेरे को बता दीजिए इसमें क्या करना है। जो PNB हाउसिंग है, यस दी नंबर्स आर फैंटास्टिक, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। हमें लगता है कि मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स दी सेम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ इज लाइकली टू कंटिन्यू, बट दी स्पेस इज सीइंग इंक्रीजिंग कंपटीशन. Moreover, we do not know this sort of growth is going to be maintained or not. The valuations are very rich. The risk at current level may be very high. पोजीशन है तो बनाए रखने का, फ्रेश पोजीशन शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, फ्रेश पोजीशन अवॉइड कर लीजिए. सुमित, सिंजीन के भी अर्निंग्स आए एक दिन, बायोकॉन के अर्निंग से एक दिन पहले, ये भी लगता है अनुमान से बेहतर ही थे.
अनीशा, अनुमान से आय मुनाफे फ्रंट पे तो ये बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। चाहे मुनाफा देखिए 76 करोड़ रुपए का अनुमान था, 77 करोड़ रुपए मुनाफे का आंकड़ा आया है, बहुत डिविएशन नहीं है, 77 करोड़ रुपए का मुनाफा है। आय फ्रंट पे 10-10.5% ग्रोथ है, 352 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। यहाँ पर EBITDA भी इंप्रूव होकर आया है, करीब 65-6.5% के आसपास बढ़ी है। लेकिन एक प्रेशर, एक जो निगेटिव फैक्टर है वो इसकी EBITDA मार्जिन है। EBITDA मार्जिन में दबाव है, 38 से गिर के 37% है। बहुत ज्यादा तेजी के लिए या बहुत ज्यादा मंदी की उम्मीद आप ना रखें। एक ही चीज नेगेटिव है कि शेयर 2 दिनों में करीब 3% चल चुका है, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखाए। बायोकॉन पे आप सिमिलर नजर रखें, क्योंकि उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू मुनाफा तो आया है सिंजन का, तो शायद बायोकॉन भी एक इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल सिंजन ये बहुत एक्साइटिंग है, बहुत फायरवर्क्स नंबर नहीं है। ओके फ्लैटिश टोन पे ही कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। ठीक है सुमित, शुक्रिया ये पांचों के पांचों नंबर्स हमको बताने के लिए कि आखिरकार इसमें ट्रेड भी कैसे लिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स भी आपको हाथों हाथ भी बता रहे थे। तो आज इंडेक्स में हो सकता है एक रेंज रहे, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली रह सकती है। एसजेएक्स निफ्टी आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा, सिर्फ 22 अंक के नीचे है। लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? अभी तक HUL के नंबर अच्छे हैं, रिपोर्ट्स ने भी थम्स अप दे दिया, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं, खासकर HCL टेक पे, कोटेक पे, टाटा मोटर्स पे। इन सब पे रिपोर्ट्स का व्यू क्या है, एक बार ये जान लेते हैं। साक्षी बताएं, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? एब्सोल्युटली डिम्पी, देखा जाए तो 3 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास HCL टेक्नोलॉजीज पर और ज्यादा वेरिएशन के साथ है ये। एक मक्वारी की अगर रिपोर्ट देखें तो वो आउट परफॉर्म की सलाह दे रहे हैं, रेटिंग उन्होंने दी है। लक्ष्य भी काफी ऊपर के दिए हैं, 1033 के अब टारगेट्स दिए हैं। उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ FY18 में HCL टेक्नोलॉजीज पोस्ट कर सकती है। 12% तक की आसपास ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाने की उम्मीद है उनको। और जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ ऑफ FY18 में देखा है, जो लार्ज डील विन्स हुई हैं, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉजिटिव है और FY18 गाइडेंस करने के लिए काफी मदद कर सकता है। डॉइश बैंक ने अभी बिकवाली की सलाह ही रखी हुई है मेंटेन, हालांकि लक्ष्य को थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर रिवाइज किया है, 720 के अब नए टारगेट्स दिए हैं। उनका मानना है FY18 में डॉलर आय ग्रोथ 11% तक रह सकती है, मार्जिन में 19.9% तक की ग्रोथ देखने की उम्मीद है। IDFC सिक्योरिटीज की बात करें तो अगेन ये न्यूट्रल स्टांस रखा है इन्होंने, लक्ष्य यहाँ पर 895 का दिया है। FY19 तक आय में सालाना आधार पर 10% तक की इनको ग्रोथ की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आगे बढ़कर खरीदारी की राय नहीं है, सिर्फ मक्वारी ऐसी एक रिपोर्ट है जिसने आउट परफॉर्म का टारगेट्स यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज पर दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पर ज्यादातर कंसेंसस ही है सभी ब्रोकरेज हाउसेस का। IDFC ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और 910 के टारगेट्स दिए हैं। उनका मानना है सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो अच्छी अर्निंग्स आगे भी पोस्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेस नहीं है जो कि एक अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली लोन ग्रोथ को बढ़ाकर रखना होगा ताकि हायर वैल्यूएशंस जो हैं वो जस्टिफाइड हो सके। क्रेडिट स्विस ने भी यहाँ पर 950 के टारगेट्स दिए हैं, न्यूट्रल रेटिंग दी है। लोन ग्रोथ मजबूत है लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन में कमी रही है, इसी वजह से उन्होंने EPS अनुमान भी नतीजों का 3 to 4% घटाया है। मक्वारी की बात करें तो 940 के टारगेट्स दे रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे न्यूट्रल रेटिंग के साथ। 20% तक की जो लोन ग्रोथ है उसका लक्ष्य हासिल करने की उनको काफी उम्मीद है। और आखिर में टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। CLSA ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है, अभी बिकवाली की सलाह टाटा मोटर्स पर दी हुई है। लक्ष्य को हालांकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिवाइज करके अब नए टारगेट्स 395 के दिए हैं। मार्जिन में कहीं ना कहीं दबाव रहने की आशंका है और उनका यह भी मानना है कि वेस्ट में खासतौर पर लग्जरी ऑटो की जो डिमांड है उसमें स्लो डाउन आ रहा है, जिससे JLR के लिए काफी चैलेंजेस उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम नए लॉन्चेस को छोड़ दें टाटा मोटर्स के, तो पुराने में वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी डिसेलरेशन की ओर जा रही है, जो कि एक चिंताजनक बात है। ठीक है साक्षी, ये सब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए शुक्रिया। विवेक, HCL टेक के साथ क्या करेंगे आप? उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो मार्जिन है, लगातार साल पे साल कम ही होते आ रहे हैं। The entire IT space we are giving it a miss. हमें लगता है कि गोल्डन पीरियड फॉर द एंटायर सेक्टर इज फार बिहाइंड। आपने सही कहा, मार्जिन फॉर द IT इंडस्ट्री हैज बीन अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर because there is a pressure in the pricing in the international market, that is US market. Not only that, locally we are seeing the wage bill also rising steadily. That is putting significant pressure on the margin. Unfortunately, it is not that IT is facing problem. तो अगर आप कॉग्निजेंट या बाहर की कंपनीज देखें तो उधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंडियन IT इंडस्ट्री हैज गॉट वेरी लेस एक्सपोजर टू हाई मार्जिन बिजनेस विच इज डेटा एनालिटिक्स, cloud, AI, and like this. They are trying to move into that direction. लेकिन you cannot shift the character of a company which has got 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh employees overnight. It becomes a humongous challenge. I'm talking about Infosys, TCS, or HCL Techs of the world. Not only that,
जो ये आईटी इंडस्ट्री है, हमें लगता है उसका गोल्डन पीरियड इज फार बिहाइंड. देयर कुड बी सम निश प्लेस इन द मार्केट प्लेस, बट द टॉप 5 वी आर गिविंग इट ए टोटल मिस. एससीएल टेक को लेकर आपको रिकमेंडेशन मिली, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी आपको देखना जरूरी है. आज अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं. अंचल बताएं आज खबरों वाले शेयर्स. शुक्रिया डिम्पी. कई सारी खबरें हैं. पहले तो रिलायंस निप्पॉन लाइफ से ही शुरू करते हैं. कल तो हिस्ट्री बना दी. शुरुआत में एकदम आईपीओ खुलते ही ओवर सब्सक्राइब हो गया. सो मच. कल पहला दिन था और पहले दिन में आईपीओ 4.64 गुना सब्सक्राइब हुआ और दूसरा दिन आज है. अब ये आखिरी के 2 दिन किस तरह के नंबर रहते काफी क्रिटिकल होगा. उम्मीद है कि ओवर सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग रहेगा इस आईपीओ में. दूसरी ओर एचडीएफसी के ऊपर नजर रखिएगा. खबर यह है एचडीएफसी लाइफ के बोर्ड ने आईपीओ के लिए जो मंजूरी दे दी है. कुल 28.98 करोड़ एचडीएफसी लाइफ बेचेगी इस आईपीओ में. एचडीएफसी की सब्सिडरी है, कहीं ना कहीं एक्शन में डेफिनेटली एचडीएफसी भी रहेगा. आईपीओ के रन अप तक एचडीएफसी पे फोकस रखिए. एनएलसी इंडिया यहां पे भी नजर रखिए. कल रिलायंस निप्पॉन का आईपीओ तो खुला, साथ ही एनएलसी इंडिया का ओएफएस भी खुला और आज अब ओएफएस रिटेल जो रिटेल हिस्सा है ओएफएस का वो खुलेगा. जो नॉन रिटेल हिस्सा है वहां पे करीब 3.2 गुना ये ओएफएस सब्सक्राइब होता हुआ दिखा. काफी उम्मीदें हैं कि रिटेल हिस्से से भी एक अच्छा सब्सक्रिप्शन लेवल आते हुए दिखेंगे. जेपी एसोसिएट यहां आज बिकवाली वापस छा सकती है और कारण है जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था. कंपनी ने अप्रोच किया था यमुना एक्सप्रेसवे के टोल राइट्स बेचने के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 5 नवंबर से पहले 5 नवंबर तक जेपी एसोसिएट्स को 2000 करोड़ की रकम कोर्ट में जमा करनी होगी. तो अब जो बात चल रही थी कि यमुना एक्सप्रेसवे के टोल राइट्स बेचकर वो रकम जुटा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है. तो कहीं ना कहीं जेपी एसोसिएट्स में और पूरे जेपी समूह में बिकवाली दिख सकती है. पोलरिस पे नजर रखिएगा. शानदार तेजी रह सकती है और कारण है 31 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक इसलिए अहम है क्योंकि डी लिस्टिंग पे चर्चा की जाएगी. अगर ये फैसला लिया जाता है और किस भाव पे डी लिस्टिंग होती है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. 25.5% हिस्सेदारी पब्लिक होल्डिंग है. करीब 632 करोड़ की पब्लिक होल्डिंग है और जो डीलिस्टिंग प्राइस होगा वो उम्मीद की जा रही है प्रीमियम पे आता हुआ दिखेगा. और लास्टली डेल्टा कॉर्प, इन्होंने एवरेस्ट हॉस्पिटैलिटी के साथ करार किया है. काठमांडू में 5 स्टार मैरियट होटल के लीजिंग के लिए करार किया गया. तो कहीं ना कहीं आज फिर डेल्टा कॉर्प में तेजी रह सकती है. ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिस पे आप ध्यान रखें. आज न्यूज है. लास्ट वाला शेयर डेल्टा कॉर्प, उसी से शुरू करें. ब्रजेश आप मेरे को बताएंगे डेल्टा कॉर्प में करना क्या है. आपका तो वैसे ही फैंसी शेयर है, आप इस पे वैसे भी ट्रैक करते रहे हैं. 250 तक तो हो गया, 200 पे आपने बताया था शेयर चलेगा ये. डिम्पी जी डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक हैमर फॉर्मेशन हुआ है एंड दैट इंडिकेट कि थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट हो नीचे की तरफ समवेयर अराउंड 240 अराउंड. तो डेफिनेटली फिर भी बाइंग करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से. 225 का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और मेरा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में लगभग 275 के लेवल 280 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, जेपी एसोसिएट्स पे क्या करेंगे ब्रजेश? देखिए जेपी एसोसिएट्स का तो मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से मूवमेंट है ऑन अ ट्रेडिंग बेड वन कैन लुक आउट विथ कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 17.5. हालांकि ऐसे स्टॉक से दूरी ही बनाना ही बेटर रहेगा, बट एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी को प्ले करना है तो जब तक 17 रुपया 50 पैसे के ये ऊपर ट्रेड करता है तो एनी डिप कैन बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस. ऊपर में 22 रुपया 50 पैसा 22 रुपया 80 पैसा ये देखने को मिल सकता है. 22 रुपया 80 पैसा जो है वो एक 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है जहां पर आपको एक बार बिकवाली देखने को मिल सकती है. ठीक है, अच्छा विवेक एक और चीज बताइए आप हमको. ये आप आज जो नंबर्स वाले शेयर्स हैं उसमें किसी आईटी में कुछ प्लस करेंगे क्या? माइंडट्री के भी नंबर्स आए हैं, इसका मुनाफा भी करीब 2.5% बढ़ा है. 2.5% आपने कहा मुनाफा बढ़ा है. 2.5% क्या होता है? as there are so many opportunities in the marketplace wherein we are seeing a growth of 20, 25, 30% CAGR. जो IT इंडस्ट्री है उसका growth has fallen to something like 4, 5, 6%. Recently, Infosys reduced the guidance for the current year. And these stocks are trading at something like 16 to 18 times 1 year forward. It does not give comfort at these levels. Still, there are a lot of opportunities outside IT which are available. So, we are staying clear. PI इंडस्ट्रीज प्लस करेंगे. यहाँ पे मुनाफा 2% नहीं सर 21% बढ़ा है. PI, no explanation why such a number the company
या PI नो एक्सप्लेनेशन वाई सच सॉर्ट ऑफ नंबर बाय द कंपनी। आज शायद उसका कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, इसी के बाद वी विल गेट ए क्लैरिटी। बट हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में द स्टॉक शुड परफॉर्म, द ग्रोथ शुड कम इन। The best portion about the company is their CRAM business. CRAM portfolio has become strong, particularly in the agrochemical space, and they are trying to enter into pharma space as well through the CRAMS route. So while we may be positive on the company in long term, near term में क्या करना है वो आज की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ही थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रजेश, सिंजीन या बायोकॉन पे कुछ करेंगे आज? सिंजिन में तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी, जिस हिसाब से मूवमेंट है और वॉलिडिटी है, तो आई स्टे अवे फ्रॉम डिस्काउंटर। बट रिगार्डिंग विद द बायोकॉन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, देन डेफिनेटली वी कैन टेक अ कॉन्ट्रा कॉल सिंस इट इज बीन ट्रेडिंग इन 367. any dip can be used for a buying purpose somewhere around 362 के आसपास अगर मिलता तो एक बार बाइंग करने की सलाह रहेगी 352 का स्टॉप लॉस लेके, एंड a pullback rally can be expected till the level of 380-85. आशीष चतुर्वेदी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष भाई, कल कहाँ थे आप? कल कहीं आप बैंक पे पैसा तो नहीं बना रहे थे? कल कहाँ थे आप? कल आप मिले नहीं, कल हम आपको फोन भी लगा रहे थे तब भी आपसे बात नहीं हुई। कल बैंक में ही होंगे पक्का आप? गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए बिल्कुल कल तो एक बहुत ही बेहतरीन दिन था, और जैसे कि आपको याद होगा हम काफी दिनों से कह रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये एक बड़े मुंह की तैयारी कर रहा है। 10,500 की बात हम निफ्टी में ऑलमोस्ट 9800 से कर रहे हैं, और परसों भी जब हमारा डिस्कशन चल रहा था तो 10,300 की बात हमने बाजार में की थी। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसे सेक्टर कहीं ना कहीं से आएंगे और जो बाजार को एक अच्छी स्ट्रेंथ देंगे। अब जैसे कि PSU बैंक्स की कल बात करें तो देखिए कल तो जो मूव आया है उसके अंदर में अगर से आप डेटा को देखेंगे तो कल एक तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी हुई है, और उसके बावजूद भी जो आप बिल्डअप देख रहे हैं वो 15-20% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देख रहे हैं। अगर से इसको शॉर्ट कवरिंग के साथ ऐड करें तो ये डेटा बहुत ही डिफरेंट आपको नजर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मूव कल आया शायद 1 या 2 दिन कंसोलिडेशन फेज दिखाए, बट अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में और खासतौर पे PSU के अंदर में आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को 25,500 के ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में काफी दम है। ये पहला ही आउटलुक आपको मिल गया कि बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग, खासकर सरकारी बैंकिंग में मुनाफा वसूली की होड़ आज शायद नहीं लगेगी, ऐसा दिख रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो अब हमें कुछ कॉल्स बताएंगे वायदा कारोबार के लिए। हमारे साथ किरण यादव है, ब्रजेश है, और हमारे साथ आशीष भी है जो हमें बताएंगे अपने टॉप F&O पिक्स पर। डिम्पी, जो हम रोलोवर्स देख रहे हैं उससे क्या पता लग रहा है? थोड़े से कम थे, स्लाइटली कम है कह सकते हैं, क्योंकि 60% के आसपास होना चाहिए था रोल ओवर। अब हमको निफ्टी पे अब तक करीब 46% का रोल ओवर है, बैंक निफ्टी करीब 45% रोल ओवर है। इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा अक्टूबर सीरीज के पहले हीरो और जीरो जान लेते हैं, उसके बाद आज जानेंगे कि कैसे ट्रेड लिया सकते हैं। संदीप बताएं, आज इस सीरीज के अंदर कौन से ऐसे हीरो बन के आए और कौन से जीरो बन के आए? देखिए डिब्बी, परसों शाम तक अगर आप ये डेटा देखते ना तो आपको ये जो हीरोज है ना कुछ अलग ही दिखते हैं। हीरोज की लिस्ट में आप RIL को देखते, इसमें करीब 20% के आसपास का मूव देखने को मिला है। लेकिन कल जो बैंकों में मूव देखने को मिला उसके बाद से एकाएक जो हीरोज की लिस्ट है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप जो टॉप गेनर्स की लिस्ट आप देखें जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ भी रही है, उसमें PNB आपको सबसे पहले नजर आएगा। 54.5% के आसपास गेंस पूरी सीरीज में देखने को मिले हैं। कल उसका जो बड़ा हिस्सा था आपने अब आते हुए देखा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया करीब 36% के आसपास गेंस इस पूरी सीरीज में देखने को मिले हैं, और बड़ा हिस्सा कल ही आपने आते हुए देखा था। इसके साथ साथ टेलीकॉम स्टॉक्स ये मूवर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। RIL के अलावा जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, 15% अपने टैरिफ्स बढ़ाए थे, उस वजह से भारतीय में करीब 35%, आइडिया में करीब 31% के आसपास के मूव्स आए हैं। और इस लिस्ट में SBI का नाम भी है, क्योंकि कल 27% का मूव था, तो पूरी सीरीज में करीब 29% के आसपास से गेंस हैं। और सेल में जो बीते 2-3 दिन से मूव आया उस वजह से पूरी सीरीज का अगर आप लेखा जोखा देखें तो करीब 26% के आसपास से गेंस आपको नजर आएंगे, और RIL में करीब 20% के आसपास से गेंस है। अगर आप जीरोस की बात करें जिन्होंने लूज किया है इस पूरी सीरीज में, तो उसमें एक्सिस बैंक जो कल एक बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद पूरी सीरीज को जोड़ लें 7.5% के आसपास की गिरावट है। येस बैंक में करीब 7.25% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली, और बजाज फाइनेंस क्योंकि NBFCs भी कल गिरी थी 6.25%, पूरी सीरीज में आपको गिरावट नजर आएगी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 5.5%,
और HDFC, यानी कि कुल मिला के जो NBFC, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कल जो गिरावट आई है उस वजह से पूरी सीरीज के जो गेन्स हैं वो वाइप आउट हो गए। HDFC लिमिटेड में 0.4% और कोलगेट एक FMCG नेम है, इसमें भी पूरी सीरीज में अगर आप देखें 3% के आसपास ही कमजोरी बनी। ठीक है, आप हीरो और जीरो की लिस्ट जब देख रहे थे तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, वो है बैंक। सरकारी बैंक हीरो बन गए, निजी बैंक थोड़ा जीरो हो गए। तो इस बार की सीरीज बैंकों के नाम ही रही है। लेकिन सुपरफास्ट फ्यूचर्स के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं और आज के ट्रेडिंग कॉल्स देख रहे हैं। अब पोल आपके सामने हमने रख दिया है कि शायद 10,200 नहीं टूटेगा। आशीष तो कह रहे हैं और भी दम भरा जा सकता है, लेकिन आशीष से ही शुरुआत कर रहे हैं। आशीष, पोल तो हमने रखा कि 10,200 नहीं टूटेगा, आपके शेयर्स जानना चाहते हैं। आपके शेयर्स कौन से हैं? जी डिम्पी, सबसे पहला शेयर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। इसके अंदर हमने एक बहुत ही मेजर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे देख रहे हैं। कल का अगर से आप डेटा देखेंगे तो कल के जो वॉल्यूम्स है बहुत ही सिग्निफिकेंटली हायर थे लास्ट करीब 1-2 महीने के एवरेज से। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है और एक मेजर ब्रेकआउट 140 के प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो ये सब डेटा को देखते हुए मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। 138 का एक स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 152 तक के टारगेट्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पिक होगी हमारी भारत फोर्ज के अंदर, जहां पर पे हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा कल डिलीवरी वॉल्यूम का पिकअप हमें देखने को मिला और स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब इसके अंदर में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 623 के स्टॉप लॉस होंगे, 675 के टारगेट्स भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक एक मैं ऐड करना पसंद करूंगा, वो है फर्टिलाइजर स्पेस में GSFC। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स। लास्ट 2 दिनों में जो वॉल्यूम है वो करीब 70-75 लाख शेयर का एवरेज हमें देखने को मिला, जो कि एवरेज 25-30 लाख का हुआ करता था। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेटा है। चार्ट के टर्म्स में स्टॉक अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो 142 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई है। 156 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि गुजरात GSFC के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 3 कॉल्स हैं, PFC, भारत फोर्ज और GSFC। किरण नमस्कार, आपके टॉप F&O बेट्स क्या है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा पहला स्टॉक होगा अदानी पोर्ट्स। ये सिर्फ आज के लिए नहीं पर पूरे नवंबर सीरीज में आउट परफॉर्म करता नजर आना चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे चार्ट पे बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। आज के लिए, कल के लिए, यानी एक दिन के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 410 के रहने चाहिए और टारगेट स्कोर 29 के रहने चाहिए। दूसरा होगा कैस्ट्रॉल, जहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली डिलीवरी बेस और ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बढ़ते नजर आए। तो इधर भी स्टॉप लॉस 380 का रहेगा और टारगेट के लिए 398 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए आज। किरण, कोई ऑप्शन कॉल? ऑप्शन में एक्सिस बैंक है, जहाँ पे हमने कल प्राइवेट सेक्टर बैंक टूटते हुए देख रहे थे, इधर उल्टा चल रहा था। तो मेरा मानना है कि इधर भी अच्छी खासी डिलीवरी बेस बाइंग हो चुकी है और इधर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छे खासे ऐड होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक छोटा सा पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा टारगेट एक्सिस बैंक करीबन एक्सिस बैंक पर मेरा टारगेट 1 सेकेंड ना 14 रुपीज है सर, मैं बता देता हूँ, आप बता नहीं कैश मार्केट में 485 487 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और अगर ऑप्शन की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए के करीब, जो कि मिल रहा है 7 के करीब। और टारगेट अगर मेरा कैश मार्केट के आज मिल जाते हैं अक्टूबर सीरीज के ही, तो 14 रुपए के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। किरण, ये आपकी गलती नहीं है। कल बैंकिंग स्टॉक्स में जो हुआ ना, उसने अभी तक लोग सुन है, लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कल हुआ है ये सच है या हम एक सपना देख रहे हैं। इसलिए अगर कोई बैंकिंग स्टॉक्स बताते बताते लेवल्स मिस कर जाए ना तो उसकी गलती नहीं मानी जाती है आजकल। खैर, एक्सिस बैंक एक 470 की कॉल, ध्यान रखिएगा, 14 रुपीज का टारगेट है। आपकी लिस्ट में भी है ब्रजेश, आप लेवल्स याद करके है ना, कैनरा बैंक के लेवल्स क्या है आपकी लिस्ट में? पहला बैंक ही यही है। सिर्फ जिस हिसाब से कैनरा बैंक ने मूवमेंट दिया है, आने वाले दिनों में आपको एक नया और हाई देखने को मिल सकता है। तो सलाह यही रहेगी कि 435 के नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 425 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और मेरा मानना ये है 465 470 के लेवल आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी जो कॉल है वो REC की है। इसने एक डेली चार्ट पे वुल्फ पैटर्न फॉर्मेशन किया है एंड इट इज बीन रेडी फॉर अ न्यू ब्रेकआउट। तो समवेयर अराउंड 164 के आसपास बंद हुआ है, तो एनी डिप समवेयर 161 162 पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 155 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और मेरा मानना ये है 178 182 इसके बीच में आके ये रुकना चाहिए। एनी क्लोजिंग अबाउट 182 स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 200 आल्सो।
ब्रिजेश, आपकी ऑप्शंस कौन सी है? आईसीआईसी बैंक को मैंने लिया है एट द मनी 305 के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके जो वैल्यू है लगभग 3 रुपए 90 पैसा है। तो थोड़ा डिप में आता है, 3 रुपए 50 पैसे के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। 2 रुपए 50 पैसे का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और मेरा मानना ये 4-5 रुपए का लेवल आपको दिखा सकता है। और अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, अगर कैश लेवल के हिसाब से अगर आईसीआईसी बैंक 310 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये जो 5 रुपए का जो मैंने टारगेट दिया है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ 12। देखिए, ब्रिजेश की कॉल्स में भी बैंकिंग स्टॉक्स आपको ज़्यादा दिखे, किरण की कॉल्स में भी आपको बैंकिंग स्टॉक्स ज़्यादा दिखे, और एक डाटा मैं आपको बैंकिंग से ही जुड़ा दिखाऊं क्योंकि कल रिफॉर्म्स जब हुआ उसके बाद एफआईज मार्च 2017 के बाद पहली बार खरीदारी के मोड पे आए। 3000 प्लस करोड़ रुपए की कैश में कल उनकी खरीदारी हुई। एफआईज डीआईज का डाटा दिखाएं आपको, उसमें देखिएगा 3582 करोड़ रुपए की खरीदारी कल के एक सेशन में हुई। कल 12 लाख करोड़ रुपए का वॉल्यूम था। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है कि एक्सपायरी से पहले आपको इतना बड़ा वॉल्यूम मिला, रिफॉर्म मिला, 50% का रिटर्न मिला, एफआईज कल पार्टिसिपेट कर गए। तो जब भी आप रिफॉर्म्स वाली प्रोसेस की बात करेंगे ना, तो मनीष शोकानी, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, ये सभी लोग यही कह रहे थे कि जब भी रिफॉर्म्स कुछ होगा आप एफआईएस को वापस लौटते हुए देखेंगे मार्केट्स के अंदर। तो यही बात दिख रही है कल एक छोटे से रिफॉर्म्स की सरकार ने बात की और कुछ इस तरह का डाटा हमको आते हुए दिखा। ये तो माना जा रहा था डिम्पी की पीएसयू बैंक थोड़े अंडर ओन है और एफआईएस तो ज्यादातर हाथ भी नहीं लगाते इनको। तो हम कोशिश करेंगे कुछ बात करने के लिए, जानने के लिए उनसे कि उनका क्या रुख है अब ये पीएसयू बैंक्स के लिए। विवेक, आपने कहा कि आरबीएल, एचडीएफसी बैंक आपको पसंद आ रहे हैं, पीएसयू बैंक आपको अभी भी पसंद नहीं है। अब ये कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स जानने में मिल रहे हैं जो आरबीआई ने एक्सिस बैंक को बोला था आप इनको एनपीए दिखा दीजिए, और इनमें देखा जाए तो ऐसे स्टॉक्स हैं, जेएसपीएल है, लैंको के 2 अकाउंट्स हैं, रेणुका शुगर्स है। अब दूसरे बैंकों ने इन अकाउंट्स को एनपीए नहीं दिखाया है। कल आईसीआईसीआई बैंक 300 के ऊपर उछल के 15% ऊपर था। आपको लगता है कि बहुत जल्द ही लोग ये एनपीए के प्रॉब्लम्स को भूल गए हैं? हाँ, पीएसयू बैंक्स में सरकार हेल्प करेगी आपके कैपिटल के लिए, आईसीआईसीआई को कौन हेल्प करेगा? मुझे भी समझ नहीं पड़ा है। दी वे आईसीआईसीआई बैंक वेंट अप यस्टरडे, इट वाज क्रेजी। मे बी पीपल वर क्लबिंग दिस बैंक विद other PSU banks on a lighter side. जो आपने कहा कि मे बी the NCLT issue and all that, पहली बात तो you have to understand one thing, the problem is not at all over. Yes, government is trying to move into that direction with a major resolve to address that NPA issue with some of the larger accounts. Now you have to understand one thing, the mess over there is so humongous that we'll be really surprised in case they were to get anything more than 40 to 50% out of those loans. So they would have provided for part amount. Part is still very much a cause of concern. And here we are only talking about few cases that the government is talking about. There are so many other cases, smaller accounts which are there in the system. तो ये जो बैंक्स हैं which are into corporate loan book, it will be prudent for investor not to get trapped over here and stay clear of them. So top of the mind will be ICICI Bank and Axis Bank. Refrain from them. Go in for companies or banks which have got a stable loan book. The NPA is under control and have got a robust system. So we spoke about RBL, we spoke about SDFC Bank and IndusInd Bank. You don't have to be too greedy in the marketplace. ये आज फायदे का सौदे बनेंगे। आरबीएल, एडलवाइस, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि आज फायदे का सौदा बनने वाले हैं। आगे देखते हैं टुडेज ट्रेड। अंचल बताएं, नंबर से तो आपने कल दिल खुश कर दिया, एचयूएल के बिल्कुल सटीक नंबर बताए, आज उसका असर दिखेगा। आज सटीक सी टुडेज ट्रेड भी बता दीजिए। शुक्रिया टीम, कोशिश यही है कि एक अच्छा ट्रेड निकल सके। ग्रेविटा इंडिया आज के लिए आप नजर रख सकते हैं और एक अच्छा गेन दे सकता है आज के सत्र में ग्रेविटा इंडिया। 2-3 कारण है। सबसे पहले तो अच्छे नंबर रहने की उम्मीद की जा रही है। Q2 में 20 से 25% मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन इसे पिक करने का सबसे बड़ा कारण डिम्पी ये था कि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें, 5 दिनों से करेक्शन में था और कल फाइनली इसने 20 डे से एक
वापस से रिकवरी दिखाई और शेयर चढ़कर बंद हुआ। वो एक पॉजिटिव संकेत था कि शायद आज वापस से एक वॉल्यूम बढ़ रही है, शेयर ऑलरेडी अपनी शॉर्ट टर्म एवरेज से रिकवरी लेकर सभी एवरेज के ऊपर कामकाज बंद होने में कामयाब रहा, तो उसका फायदा आज के सत्र में आता हुआ दिखेगा। अगर आप इसकी सपोर्ट्स की बात करें, 158 एक क्रिटिकल सपोर्ट है शेयर का और वहीं उसी के आसपास आज आपको स्टॉप लॉस रखना है। 157 के स्टॉप लॉस के साथ आप ग्रेविटा इंडिया में खरीदारी करिए। 165 रुपीज आज के सत्र के लिए आपका टारगेट रहेगा। ठीक है अंचल, ये सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रेविटा इंडिया पे हमारी नज़र बनी रहेगी, टारगेट आप 165 का रख सकते हैं और हम मार्केट की ओपनिंग में देखेंगे ये कैसी रहती है। अभी तो हम देख रहे हैं कि सिंगापुर निफ्टी मार्जिनली रेड में है, तो उसका भी असर दिखेगा ओपनिंग पर। पीएसयू बैंक्स के साथ क्या होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। कल के जो स्टॉक्स जो ऊपर चढ़े थे उन पर भी नज़र बनी रहेगी, स्पेशली SBI, ICICI बैंक। ठीक है, एक शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ के बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स में क्या क्या किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इंडिकेटिव टिक्स भी आपके सामने होंगे।